हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर मलूत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएफएससी ग्रेड एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के दिन पर यही है कि एग्जामिनेशन कब हो सकता है, डेट क्या है एग्जामिनेशन की। अगर हमें डेट पता चल जाती है तो हम बेटर तरीके से हमारी प्रिपरेशन को प्लान कर सकेंगे। पहली बात, मुझे डेट के बारे में आइडिया नहीं है, बस यहाँ पर एक एजुकेटेड गेस लगाने के लिए है। अभी आईएफएससी की वेबसाइट पर भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है एग्जामिनेशन को करवाने में, तो कभी कभी इन ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कब आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। इन ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो अगर आपने आईएफएससी ग्रेड की नोटिफिकेशन को देखा है तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका प्री का एग्जामिनेशन, फेज 1 का एग्जामिनेशन मई के मंथ में या फिर जून के मंथ में हो सकता है। तो जून 4 तक तो इलेक्शन है, उसके बीच में एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। जून 4 के बाद की अगर हम बात करें तो 8th एंड 9th जून आपका फर्स्ट वीकेंड आता है आफ्टर इलेक्शन। तो इस डेट पे एग्जामिनेशन होने के 50-50 चांस है। मैं ऐसा 50-50 चांस क्यों बोल रहा हूँ? देखो, इसका एक जो 50 चांस फेवर में है वो ये है कि आईएफएससी की जो रिक्रूटमेंट होती है वो बहुत एफिशिएंटली होती है, बहुत जल्दी होती है। अगर आपने लास्ट रिक्रूटमेंट को फॉलो किया था तो एग्जामिनेशन से लेके फाइनल सिलेक्शन तक बहुत जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और 50 जो इसके अगेंस्ट जा रहा है वो ये है कि अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि एग्जामिनेशन करवाती है वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो चांसेस कम है कि 8 या 9 जून को एग्जामिनेशन हो जाए। अगर बुकिंग होती तो अभी तक इंफॉर्मेशन आउट हो जाती। अगर इनको 8 या 9 जून को एग्जामिनेशन करवाना है तो 24 या 25 ऑफ मई तक इनको बुकिंग्स करानी पड़ेगी। और इस डेट तक आपको इंटीमेट भी करना पड़ेगा कि 8 या 9 जून को एग्जामिनेशन हो सकता है। अगर 8 या 9 जून को एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो बात आगे बढ़ जाएगी। 16 जून की बात करें, इसके बाद जो वीकेंड आता है तो तब एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि तब यूपीएससी का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। इसके बाद 3rd या फिर 4th वीक ऑफ जून में बात डेफर कर दी जाएगी, जहां पर चांसेस लग रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन तब हो सकता है 3rd या फिर 4th वीक ऑफ जून के अंदर। ठीक है जी। मुद्दे की बात अगर हम करें तो आपके आईएफएससी ग्रेडेड ऑफिसर के बनने में फेज 1 का इतना रोल है ही नहीं, प्रीलिम्स का इतना रोल है ही नहीं, सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन भी कर रखी है तो आप उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। जो मुद्दे की बात है वो है मेंस का एग्जामिनेशन। जब मैंने पहले वीडियोस बनाई थी तो मैंने बोला था कि आप मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे 8th ऑफ मई के आसपास। आज थोड़ा सा डिले हो गया, 5-6 दिन का डिले हो गया। तो आज के दिन से मेरी वेबसाइट पर हम मेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज आईएफएससी एक्ट के रिस्पेक्ट में लेक्चर्स आएंगे, एमसीक्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज के दिन से लेके 30 to 35 डेज के अंदर होपफुली आपका सारा का सारा कंटेंट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। प्री के एग्जाम की अगर बात करें तो इसके अंदर ढेर सारे सब्जेक्ट है। कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, फाइनेंस है, इंडियन इकोनॉमी है, मैनेजमेंट है, ईएसआई है। इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो मेंस के एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा, जो कि है फाइनेंस। तो फाइनेंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप इसकी कट ऑफ को इजीली क्रैक कर लेंगे। आपको 30 में से 100 लेकर आने क्यू आर एन जीए के अंदर, और आपको पेपर 2 के अंदर 40 लेकर आने 100 में से। इन दोनों को मिला दे तो आपको 80 मार्क्स लेकर आने एग्रीगेट 200 में से। आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है। आज के दिन पे अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्री के एग्जामिनेशन की पढ़ाई भी करनी है, साथ ही साथ आपको मेंस की पढ़ाई भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके प्री के एग्जामिनेशन तक आपको मेंस के सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है, ताकि प्री के एग्जामिनेशन के बाद आप थोड़ा सा रिवीजन मोड में चले जाएं और बातों को रट्टा लगाना स्टार्ट कर दें। जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन है वो कोर फाइनेंस का टॉपिक है। फाइनेंस चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से रिलेटेड हो या फिर इंडियन मार्केट से रिलेटेड हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन सेक्टर या फिर कैपिटल मार्केट्स, इसके बारे में आपको कुछ बातों को समझना है। पहले स्ट्रक्चर क्या है उसको समझना है, उसके बाद फिर आपको डिटेल्स में जाना है, चीजों को रट्टा लगाना है। पिछली बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है अगर आपने देखा है तो काफी सारी बातें रट्टे लगाने वाली थी, जो कि इस बार हम फॉलो करने वाले हैं। फाइनेंस का सिलेबस आपके सामने है। आज आईएफएससी एक्ट के ऊपर एमसीक्यूज एंड कुछ अमेंडमेंट के लेक्चर आएंगे। आईएफएससी के एक्ट के अंदर फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अमेंड करा गया, और आईबीपीएस अमेंडमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या फिर ये वाला एग्जामिनेशन हो। कोई भी अमेंडमेंट की चीज दिखती है, कोई भी नया सर्कुलर नोटिफिकेशन दिखता है तो वहां से क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांस होते हैं। साथ ही साथ अगर आगे की बात करें तो बैंकिंग हमारा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आप हर एक रेगुलेटरी बॉडी के फंक्शंस को पढ़ेंगे, गूगल से नहीं, उनके रिस्पेक्टिव एक्ट से। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में जाएंगे, पीएफआरडीए के एक्ट में जाएंगे, आईआरडीए के एक्ट में जाएंगे,
उन सब में जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है उनका क्या फंक्शन है वो एक सेक्शन में बता रखा है, वो सेक्शन को पढ़ना जरूरी है, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करें, हमने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया। इसका लेक्चर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप जाकर रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अलग अलग टाइप के जो भी आपके एनबीएफसी है। साथ ही साथ यहाँ पर स्केल बेस्ड रेगुलेशन है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर के अंदर एक एनबीएफसी को क्लासिफाई करा जाता है। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कवरेज हमने ज्यादा कर दी है, जिसके अंदर जो अलग अलग टाइप के डिजिटल पेमेंट है, चाहे वो एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, यूपीआई हो, और भी अलग अलग पेमेंट्स के तरीके हैं, उन सबको डिस्कस करा गया है। साथ में हमने पेमेंट एंड सेटलमेंट के एक्ट को भी डिस्कस कर लिया है, ताकि कोई स्कोप न रह जाए कि क्वेश्चन बाहर से आ जाए। तो यहाँ पर बैंकिंग आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स 2 मंथ के बचे हैं, आपका एग्जामिनेशन अभी शेड्यूल भी नहीं हुआ, तो जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मार्च के महीने तक हमने सर्कुलर्स कर लिए, अप्रैल के करने हैं और फिर मई के मंथ के भी हमें करेंगे साथ साथ। चलो ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, ये तो आपको आपके सामने जो सिलेबस है वो तो करना है। इसके साथ साथ मैंने 25 फाइनेंशियल स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया है जहां से क्वेश्चन काफी आते रहते हैं। जैसे कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार 3 आए थे। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समेंट स्कीम है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, ऐसी पेंशन सेक्टर की स्कीम है, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सरल कुछ पेंशन के रिस्पेक्ट में चीजें हैं जो कि एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, तो वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 25 स्कीम्स है, इजी है यहाँ पर, बट रट्टा मारने का काम है। ये 25 स्कीम्स आपको नेक्स्ट 12 डेज में विद एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो है एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी के, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनुअल रिपोर्ट आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो एनुअल रिपोर्ट एक ट्रिकी पार्ट है, जहां पर 300-400 पेज की एनुअल रिपोर्ट होती है, तो उसको कैसे कंसाइज करना उस पर काम चल रहा है, साथ में एमसीक्यूज उसके ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो इन 12 डेज के बाद जब आपका फाइनेंशियल स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एनुअल रिपोर्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। साथ ही साथ जो रेगुलेशंस वाला पार्ट है, इन सभी के सेक्टर के अंदर, चाहे वो बैंकिंग हो, कैपिटल मार्केट हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन सेक्टर हो, जो आईएफएससी के अंडर रेगुलेशन है उसके ऊपर भी एक आपको कंसाइज नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आज के दिन पे अगर बात करें तो बैंकिंग की सिर्फ 2 रेगुलेशन है आईएफएससी पे। एक है बैंकिंग रेगुलेशन, जिसमें भी अमेंडमेंट आया। पहले एज अ सिर्फ ब्रांच एक बैंक वहां पे रजिस्टर कर सकता था, उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी 20 मिलियन यूएस डॉलर की, जिसपे प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया था। आज के दिन पे एक कंपनी के फॉर्म में भी काम कर सकते हैं, वहां पे एक बैंकिंग कंपनी बना सकते हैं जो कि पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी रहेगी। अब यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 50 मिलियन यूएस डॉलर। तो जो अमेंडमेंट है वो तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और रेगुलेशन है जो कि है पेमेंट सर्विस के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने डिजिटल पेमेंट को पढ़ा ना, तो ऐसी आईएफएससी के अंदर भी पेमेंट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में एक रेगुलेशन नई आई है। इसको हम 2-3 पेज का ही रेगुलेशन बनाएंगे। आपके एग्जामिनेशन से जितनी इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ वही आपको पढ़ाई जाएंगी। तो बैंकिंग आपका कल तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाके चैट सेक्शन में मेरे को डाउट भेज सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर अभी लाइव डाउट सेशन नहीं है, पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके मेंस के एग्जामिनेशन से पहले हम लाइव डाउट सेशन भी शेड्यूल कर देंगे। तो यहाँ पर एक बस एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था आप सभी को बताने के लिए, चाहे आप जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर कोई कोर्स को रेफर कर रहे हैं, तो आपको आज के दिन पे मेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑल द बेस्ट आपकी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। बाकी हम मिलते रहेंगे यूट्यूब पे, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगेगी कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए वो मैं लेकर आता रहूंगा। चलो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।